सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए हम लोग साइंस स्टार्ट किए, मतलब कि सारे टॉपिक को, सारी चैप्टर्स भाई हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 2027 के लिए। चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सोशल साइंस के कोई भी चैप्टर्स हो, सारे कंप्लीट हम लोग करेंगे 2027 के लिए। पहले वन लाइनर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर इसका हम लोग 5 नंबर वाला भी सवाल देखेंगे जब एग्जाम टाइम में आ जाएंगे। तो उसका आज जो हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन जो है काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इसका 6 से 7 पार्ट पक्का आएंगे वन लाइनर का। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़िएगा, तो अगर सिर्फ आप वन लाइनर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका पूरे तरीका से बुक कंप्लीट हो गया। बशर्ते आपको चीजें नोट करनी है और उसको रिवीजन करना है। तो चलिए, आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके। मेरे साथियों, सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा सारे सवाल को। पहला सवाल, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो है कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण समझते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है। और आप एक बात याद रखिएगा कि दर्पण के कभी भी जब हम पेंट करेंगे, तो राइट साइड करेंगे। कौन सा साइड करेंगे? राइट साइड। तो बताइए कि इसका राइट साइड तो ये है जिस साइड हम लोग पेंट कर दिए, और दर्पण का पेंट जो करते हैं वो किसका करते हैं? तो NO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग करते हैं। ये आपको मैंने पहले ही क्लास में बता रखा था। तो इसका जो अवतल दर्पण में है परावर्तन, कहाँ से होता है? तो परावर्तन जो होता है वो दर्पण के अंदर से होता है, यहीं से तो परावर्तन होता है। कोई भी जगह यहीं से परावर्तन होता है ना। कहाँ से परावर्तन होता है? तो दर्पण के भीतरी सतह से, मतलब कि अंदर से। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का याद रखिएगा, अवतल दर्पण में प्रवर्तन कहाँ से होता है? तो दर्पण के अंदर से, ओके, या फिर भीतरी सतह से। क्लियर। आगे देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन कहाँ से होता है। अब उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो मेरे साथी उत्तल दर्पण जो है वो इस प्रकार के होता है। इसमें जो है दर्पण के अंदर पेंट होता है। तो बताइए, परावर्तन जो होगा वो बाहरी सतह से होगा ना, बाहरी सतह से। तो उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो किधर से? दर्पण के बाहरी सतह से इसका परावर्तन होता है। कहाँ से? दर्पण की बाहरी सतह से। अच्छा, गोलीय दर्पण में मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? अब देखिए, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में पोल। और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। ध्रुव मतलब पोल, क्या? पोल। तो गोलीय दर्पण में मध्य बिंदु को क्या कहती है? तो ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहती है। ओके। देखिए, यहाँ पे सवाल बोल ही दिया कि चित्र में ध्रुव को किस अक्षर से दर्शाते हैं। तो पी से, किससे? याद रखिएगा, यानी कि पी फॉर पोल, और पी से ही हम इसे डिनोट करते हैं, किसको? तो ध्रुव को। ओके। अगला कि गोलीय दर्पण में जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का जो भाग होता है, उस गोले का केंद्रक को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के जिस जो गोले का भाग होता है, उसके उसके गोले केंद्र को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या? वक्ता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। देखिए, सब रिलेटेड सवाल लेकर आए हूँ। वक्ता केंद्र को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? सी से, वक्ता केंद्र। ओके। दर्पण के वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। तो जिस गोले का दर्पण भाग है उसकी त्रिज्या, तो जो गोले का दर्पण भाग है उसका त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। देखिए, जैसे इस तरीका से मैं बता दूं कि ये मान लिया जाए कि दर्पण है, ठीक है। अब दर्पण है, जैसे मैं एक अवतल दर्पण बना लिया हूँ इस तरीका से। यहाँ पे ये पोल हो गया, यानी फोकस, ए पोल। ये हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा सी, यानी कि वक्ता त्रिज्या। अब देखिए, ये जो अवतल दर्पण है, मैं इस पे थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ। अवतल दर्पण, तो ये तो गोलीय दर्पण का ही भाग है ना। तो इस पे अगर ऐसे जब मिलाया जाए तो गोल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ये इसका जो सेंटर है, इसे हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। ओके। अगला सवाल है कि ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब देखिए कि जैसे एक मैं ये दर्पण बना लिया हूँ, और ये ध्रुव है। इस तरीके से एक लाइन खींच दिया, ये पी फॉर पोल हो जाएगा, एफ फॉर फोकस, सी फोर वक्ता केंद्र।
तो इसे क्या, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे साथियों, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, याद रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सारा कुछ लेकर आए हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्लियर। अगर प्रधान अक्ष किस बिंदु से गुजरती है, तो ध्रुव और वक्ता केंद्र से, ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरती है। परिवर्तन के नियम किस दर्पण पर लागू होता है, तो परिवर्तन का नियम जो है वो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पे लागू होता है। परिवर्तन का जो नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के, मैंने आपको बताया दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा नियम है, तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि कोई किरण 20 डिग्री से आ रहा है, अगर वह 20 डिग्री से आ रहा है तो वह जाएगा भी कितने डिग्री से, तो 20 डिग्री से ही जाएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होती है। तो ये जो लागू होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम, वह गोलीय दर्पण पे होगा या फिर समतल दर्पण पे लागू होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगला, वक्ता केंद्र से दर्पण के किस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र से दर्पण को, वक्ता केंद्र से अगर कोई दर्पण को मिलाए, वक्ता केंद्र से कोई दर्पण को मिलाए, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहती है। वक्ता केंद्र, याद रखिएगा, वक्ता केंद्र से अगर कोई दर्पण को किसी बिंदु से मिलाते हैं तो उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। 90 डिग्री पे अभिलंब होता है। कभी भी अभिलंब होगा तो याद रखिएगा 90 डिग्री पे अभिलंब होती है। ओके। अब यहाँ से मैं आपको एक ही बार सारा चीज समझा दूंगा जो मैंने पहले भी समझा रखा है। तो देखिए, मैंने एक समतल दर्पण लिया यहाँ पे, ठीक है। और देखिए, समतल दर्पण जब लिए तो एक ही किरण आया, तो आने वाला किरण को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, याद रखिएगा। और जाने वाले किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। आने वाला किरण को आपतित किरण, जाने वाला किरण को प्रवर्तित किरण। और इस पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अभिलंब। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण प्रवर्तित किरण। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, चीजों को ध्यान से समझिएगा कि आपतन कोण किसे के बीच हो बनता है, यानी आपतन कोण किसके बीच बनता है। तो देखिए, आपतन कोण आने वाला किरण और अभिलंब के बीच बनेगा आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बनता है, आपतन कोण। अच्छा, और प्रवर्तन कोण कभी बोले क्या, प्रवर्तन कोण। तो देखिए, जाने वाला ये है और ये, तो जाने वाला किरण और अभिलंब यानी आपतन कोण के बराबर, प्रवर्तन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण के। ये तो बात ठीक है, मैं आप भी समझा रहा हूँ आपको। तो आपतन कोण किसके बीच बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच। लेकिन बोले प्रवर्तन कोण किसके बीच बनता है, तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ओके। अगला कि प्रवर्तन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण के। आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है, मैंने आपको प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में ही पढ़ा रखा है। आगे समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर किसी अवतल दर्पण से प्रवर्तित होकर कहाँ मिलती है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, तो अगर इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जाएगी तो वह फोकस से एक बिंदु, एक ही बिंदु यानी कि एफ पर मिलती है। एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी, कहाँ से, एफ से। कहाँ से, एफ से, याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो आप वह बिंदु जहां समांतर किरण परावर्तित के बाद मिलती है, जहां किरण समांतर के बाद परावर्तित होकर मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। आइए ड्रॉ करता हूं मैं, जैसे ये है। अब इस पे मैं एक समानांतर किरण खींच रहा हूँ मुख्य अक्ष के समानांतर। तो गए देखिए, इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको हम लोग एफ बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे और ये अनंत हो गया। तो यहाँ से जैसे किरण जाएगा तो किरण समानांतर जाएगी तो ये वो फोकस से होकर गुजरेगी। कहीं भी किरण डालिए, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर वो गुजरेगी, याद रखिएगा। किरण कहीं भी डालेंगे तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर वो गुजरेगी। ये बात याद रखिएगा, यही कह रहा है। ओके। अवतल दर्पण में कहाँ से होकर गुजरेगी, समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण जाएगी तो वह आपका परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी। ओके। अब जब अवतल के बारे में समझ गए तो उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। तो उत्तल दर्पण से प्रवर्तित, एक मिनट में पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मेरे साथी, कि उत्तल दर्पण से प्रवर्तित किरण कैसी प्रतीत होती है। तो देखिए, उत्तल दर्पण से जो प्रवर्तित किरण आती है वो कैसी प्रतीत होती है, जैसे वो एक बिंदु एफ से आ रही है, यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो वह बिंदु जहां से प्रवर्तित होती है आते हुई प्रतीत होती है, यानी कि उत्तल दर्पण में मिलती नहीं है, बस आते हुए प्रतीत होती है। ओके। अगला है कि फोकस किस अक्ष पर स्थित है, तो मुख्य अक्ष पे। फोकस किस अक्ष पर स्थित होता है, तो मुख्य अक्ष पे। फोकस दूरी किस से कहते हैं, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को ध्रुव ध्रुव
से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके, अब है कि फोकस दूरी को दर्शाते किससे, तो एफ से, एफ फॉर फोकस। ओके, अवतल दर्पण का समानांतर किरणें परावर्तन के बाद क्या करती है, तो एक बिंदु पर अभिसारित होती है। अवतल दर्पण की समानांतर किरणें परावर्तन के बाद क्या करती है, तो एक बिंदु पर अभिसारित होती है। तो अभिसारित होती है। उत्तल दर्पण के समानांतर किरण परावर्तन के बाद क्या करती है, तो अपसारित होती है। क्या अपसारित होती है, ये अभिसारित होती है। अभिसारित और अपसारित याद रखिएगा। अवतल दर्पण की बात करें तो अभिसारित, उत्तल दर्पण की बात करें तो अपसारित। ओके, अभिलंब किस बिंदु पर बनाया जाता है, तो परावर्तन सतह के बिंदु पर, जहां से परावर्तन की सतह है वहां पे अभिलंब बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, गोलीय दर्पण किसका भाग होता है, तो एक गोले का भाग होता है। वक्ता त्रिज्या और वक्ता केंद्र में क्या संबंध है, तो वक्ता त्रिज्या ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी है। वक्ता त्रिज्या जो है वो ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी है, यही संबंध है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ स्थित होती है, तो दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ स्थित है, तो दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के सामने, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के पीछे स्थित होती है। ओके, आगे देखिएगा, तो मुख अक्ष के समानांतर किरणें का व्यवहार अवतल दर्पण में कैसा होता है, तो वह फोकस पर मिलती है। मुख अक्ष के समानांतर किरणें का व्यवहार अवतल दर्पण में कैसा होता है, तो बोले ना कि वह हमेशा फोकस पर मिलती है, और फोकस पर मिलती है। मुख अक्ष के समानांतर किरण का व्यवहार उत्तल दर्पण में कैसा होता है, तो वह फोकस से आते आते हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण में फोकस से पर मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में, अवतल में तो फोकस पर मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो चिकनी एवं चमकदार। ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ओके, ये सब लिख लीजिएगा कि वक्ता केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्ता त्रिज्या के रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, प्रधान अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, फोकस को अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। ओके, फोकस दूरी को अंग्रेजी में फोकस लेंथ कहते हैं। सूरज के आने वाली किरण अवतल दर्पण में किस प्रकार की मानी जाती है, तो मुख अक्ष के समानांतर। हाँ, सूरज के आने वाली जो किरण अवतल दर्पण में किस प्रकार मानी जाती है, तो मुख अक्ष के समानांतर मानी जाती है। ओके, तो मेरे साथियों, यही लास्ट सवाल के साथ आपका मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन का वन लाइनर का आज चौथा पार्ट खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको 2 दिन में एक वीडियो जब डेली मिल रही है तो कंटिन्यू मिलेगी। अब आपका आर्ट्स का भी वीडियो मिलेगा, वो आपका कंटिन्यू स्टार्ट हो गया, उसके बाद हिंदी ग्रामर भी आपकी चलेगी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।